हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड को देख रहे होंगे, हम इस लेक्चर में भारत की मिट्टियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो कवर करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन मृदा से नहीं छूटने वाला। इसके अलावा आपको पता है कि अभी बिहार एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो मैं यहाँ ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कवर कर दूँगा। हिस्ट्री का कुछ मैं टॉपिक डाल चुका हूँ पहले भी। ज्योग्राफी में भारत का भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के हिमालय, भारत की नदियाँ, ये सारी बातें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। आज हम करने वाले हैं मृदा के बाद हम देख लेंगे भारत के दर्रे, भारत के बंदरगाह, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ज्योग्राफी के जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको हम आसानी से कवर कर लेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मृदा, भारत की मिट्टी। तो जैसा कि भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा और इस नक्शे में दिख रहा होगा कि भारत में कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियाँ विशेष जगहों पे पाई जाती है और क्वेश्चन आता भी है ना, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसका नाम क्या है, कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, खादर मिट्टी किसे कहते हैं, ह्यूमस की मात्रा किस में कम होती है, नाइट्रोजन की मात्रा किस में कम होती है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है इस एक वीडियो में। और इसके बाद मैं मृदा का जो भी रिलेटेड MCQ है मैं यहाँ पे करवा देने वाला हूँ। जैसे मैं नदी कवर किया था और जस्ट बाद में नदी का MCQ मैं डाल चुका हूँ 50 MCQ, 2 पार्ट होंगे, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। यहाँ हम अभी मृदा कवर करेंगे और इसके जस्ट बाद हम क्या कर लेंगे, इसका MCQ कर लेंगे, तो मृदा हमारी कवर हो जाएगी। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि मिट्टियाँ 8 प्रकार की हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन बताया था कि भारत में मिट्टियाँ 8 प्रकार की हैं। तो एक हमारी संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो है यही बताया था 1986 ईस्वी में कि भारत में मिट्टियाँ कितनी प्रकार की पाई जाती है, 8 प्रकार की। एक क्वेश्चन आपसे आता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। तो हम एक एक करके सारी मिट्टियों को कवर करेंगे और अच्छे से कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या आए हुए हैं वो भी हम MCQ में कवर करेंगे और यह हम डिस्क्रिप्टिव में करने वाले हैं। तो चलते हैं। जैसा कि ये मैप आपको दिख रहा होगा सामने, ये भारत का मैप है और मिट्टियों को मेंशन करके रखा गया है कि कौन मिट्टी किधर है। तो एक एक करके हम सारी मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी कौन सी है, तो एक तो जलोढ़ है, दूसरी काली है और तीसरी लाल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में मिट्टियाँ 8 प्रकार की है। इम्पॉर्टेंस तो हम देखेंगे, अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में हमारी जलोढ़ मिट्टी है 43%। लाल मिट्टी का बात करेंगे तो ये 18%, जबकि काली मिट्टी का अगर बात कर लेंगे तो ये भारत में 15% क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का एरिया, जिसमें से 43% भूभाग पर हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि 18% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है और 15% भूभाग पर हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। अब इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टी भी है, पर्वतीय मिट्टी भी है हमारी, लेटेराइट मिट्टी भी हमारी है, ठीक है, शुष्क मृदा भी है, दलदली मृदा भी है। ये क्षेत्र में अगर चले जाइएगा सुंदरबन डेल्टा, जहाँ दलदली मृदा मिलेगी आपको। लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि ईंट मिट्टी किसे कहते हैं। काली मिट्टी के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जलोढ़ मृदा है, तो हम जलोढ़ मृदा के बारे में जितने भी पॉइंट हो सकते हैं हम यहीं पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 43%। अगर जलोढ़ मिट्टी का बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो है हमारा उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे नदी क्षेत्र होते हैं, नदी का द्रोणी क्षेत्र होता है, बहाव क्षेत्र। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो पठारों के ऊपर से जब नदियाँ बहती है तो छोटे छोटे जो कंकड़, बालू और गाद होते हैं जो लाकर समतल भूमि में फैला दी जाती है और इसी क्षेत्र में हमारी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो अगर ये क्षेत्र देखिएगा तो आप गंगा का बेल्ट है, यमुना का बेल्ट है, इसके अलावा भी ये क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी है, ये क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे गोदावरी नदी है, यहाँ पे कृष्णा नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है। तो जितना भी नदी क्षेत्र है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर जलोढ़ मिट्टी का बात करें तो जलोढ़ मिट्टी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं खादर
और एक को कहते हैं बांगर। ये दो प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है, खादर जलोढ़ मृदा और बांगर जलोढ़ मृदा। अगर खादर का बात करें तो खादर जलोढ़ मृदा को नई जलोढ़ मृदा कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा, जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये खादर, नई और पुरानी क्या है? तो जब नदियाँ अपने द्वारा हर साल जो गाद बहाकर लाती है और किनारे पे फैला देती है, तो जब किनारे पे बार बार नदियाँ गाद बहा के लाती है, फैलाती है, मान लीजिए कि ये नदी हमारी बह रही है, ये नदी हमारी बह रही है और नदी का फैलाव मान लीजिए इतने एरिया में है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, नदी सिकुड़कर छोटी हो जाती है और इसका जो एरिया है वो बस यहीं तक सीमित रह जाता है। अब ये इतना जो एरिया गैप, आपको जो बीच का क्षेत्र दिख रहा है, ये जो आपको बीच का गैप जो दिख रहा है, इस एरिया में नदी का बहाव पहुंच नहीं पा रहा। तो इस एरिया की जो मृदा होगी इसे कहेंगे बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा। जबकि ये एरिया जो आपको दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है, इस एरिया को कहेंगे खादर, यानी नई जलोढ़ मृदा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा में बेसिक अंतर ये है कि जब नदियाँ अपने मुहाने के पुराने क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती है और उस क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं बांगर, जबकि नए क्षेत्र वाली मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा उपजाऊ यानी कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी विख्यात है। यहाँ प्रचुर मात्रा में धान की खेती और गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ मोटे अनाज की पैदावार काफ़ी अधिक होती है और साथ ही साथ यहाँ पे साग सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। क्योंकि आपको पता है ना कि नदी के किनारे की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। सिंधु घाटी सभ्यता भी जब आप पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, वहाँ भी बाढ़ के खतरे का प्रमाण मिलता है। बाढ़ के आने से पहले लोग क्या करते थे, अपने फसल को काट लेते थे और वर्षा के मौसम में उससे पहले ही फसल को काट के रख लिया जाता था और जब बाढ़ उतर जाती थी तो फसल लगा दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ भी यही सेम कंडीशन होता है कि जहाँ नदी बहती है वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसका कारण ये होता है कि वहाँ की मृदा बार बार परिवर्तित होते रहती है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43% भागों पर पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? तो अगर कमी का बात करें तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और एक होता है हमारा ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मृदा में। और ये नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी सिर्फ जलोढ़ मृदा में नहीं होती, बल्कि भारत में जितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है लगभग सारी मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगर आपको नाइट्रोजन ध्यान आ रहा है और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं पहले, तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन याद होगा, नाइट्रोजन चक्रण। जो दलहनी पौधे, लिग्मिनियस प्लांट के बारे में सुने होंगे, दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नाम का सहजीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मृदा को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। और बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व भी आप जानते ही होंगे अच्छे से। तो ये जो क्षेत्र हमारा है जलोढ़ मृदा का, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए या तो हम फसल चक्रण का तरीका इस्तेमाल करते हैं। फसल रोपने की विधि आपको पता होगी, झूम कृषि हुआ करता था, मिश्रित कृषि हुआ करता था। तो झूम कृषि में जंगलों को काट के कृषि की जाती थी और जब वहाँ की पैदावार कम हो जाती थी तो वहाँ पे लोग ज़मीन को छोड़कर दूसरे जगह जंगल काटते थे। तो ये वातावरण के लिए नुकसान था। लेकिन मिश्रित कृषि में क्या होता था कि एक ही प्लॉट में एक से अधिक फसलों को लगा दिया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जलोढ़ मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ या तो लोग मिश्रित कृषि करते हैं या तो दलहनी पौधे लगाते हैं। दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो मिट्टी के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मृदा की नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो ये तो हमारे जलोढ़ मृदा थे। जलोढ़ मृदा की 3-4 बातें याद रखिएगा। और विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एक मेंशन कर दे रहा हूँ, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। ये किसी भी हाल में नहीं भूलना, ठीक है। भारत में मिट्टियाँ कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। तो ये तो हो गई जलोढ़ मृदा की बात। अब बात कर लेते थोड़ी सी लाल मृदा के बारे में कि लाल मिट्टी क्या है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है,
इसमें किस पदार्थ की या किस वस्तु की कमी होती है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन और ह्यूमस, तो सेम लाल मिट्टी में भी सेम ही होगा। भारत की सारी मिट्टियों में लगभग नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी ही पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल मृदा। तो पहला पॉइंट ये कि लाल मृदा भारत में 18% क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग किस लिए लाल होता है? तो लाल मिट्टी का रंग फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ठीक है, आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में फेरस ऑक्साइड नामक तत्व पाई जाती है, जिसकी यौगिक तत्व नहीं यौगिक, क्योंकि इसमें आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये यौगिक हो गया। इसीलिए लाल मिट्टी मृदा का रंग लाल होता है। लाल मृदा, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अगर आपसे राज्य पूछ ले, जैसे जलोढ़ मिट्टी का राज्य पूछ ले, तो आपको पता है ना, पंजाब का क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे क्षेत्र जो बेल्ट हैं हमारे जलोढ़ मृदा के हैं। लाल मृदा में देखिएगा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, ये सारे क्षेत्र हमारे लाल मृदा के क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि लाल मृदा सिर्फ यहीं पर है, और भी छोटे छोटे जगहों पे है, लेकिन प्रचुर मात्रा में लाल मृदा का बेल्ट यहीं पे है। लाल मृदा में भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल मृदा में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाल मृदा में अनाज हम उगा नहीं सकते, उगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर उपजाऊ दृष्टिकोण से देखें तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी जो है वो है हमारी जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद लाल। अब बात करते हैं काली मृदा। काली मृदा के बारे में 2-4 पॉइंट बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन कि काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये कौन से पठार पे पाई जाती है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, कपासीय मिट्टी किसे कहते हैं, रेगूर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी में किस चीज़ की प्रधानता अधिक होती है, काली मृदा में किस चीज़ की कमी होती है। ये सारे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में सुने होंगे। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा काली मिट्टी के बारे में। इसको हम पहले साफ कर लेते हैं और फिर बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी के बारे में बात करने में सबसे पहली बात तो यही आती है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। तो काली मृदा को हम और जो नाम से जानते हैं वो है रेगूर, रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट ये। अगर दूसरे पॉइंट में देखें तो इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं, काली कपासी मृदा। इसके अलावा अगर बात करें काली मृदा के बारे में तो इसे ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं। ऐसा क्यों? तो ये अब जो महाराष्ट्र का क्षेत्र आप देख रहे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र, ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये दक्कन का पठार का क्षेत्र है। तो आपको ये बात याद रखना है कि काली मृदा किस पठार में पाई जाती है, तो दक्कन पठार में पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा में प्रचुर मात्रा में किसी खेती होती है, तो कपास की खेती होती है। ये बहुत बार पूछा गया है, कपास की खेती होती है। काली मिट्टी पानी के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो जब पानी मिट्टी गीली रहती है तो ये काफ़ी चिपचिपी होती है, लेकिन जब काली मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये खुद से खेत को जोत दिया गया है। तो इसमें दरार पड़ने के कारण ये ऐसा दिखाई देता है। तो काली मिट्टी चिपचिपी होती है और काली मिट्टी कपास की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में अच्छी मिट्टी है। इसमें धान की खेती अच्छी होती है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो काली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी है, कपासीय मिट्टी है, दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। काली को रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं और काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। कपास से एक बात और आता है कि कपास की खेती भारत में कब से की जा रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो उत्पादन करता थे वो थे कपास। वो अधिक मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में वो कपास की खेती करते थे। लेकिन अगर तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू हमको लेकर आए हैं कौन? पुर्तगीज तंबाकू, अनानस, स्वीट पोटैटो, ये सारे जितने भी अमरूद, सेब, ये सारे फल जो हैं ये सारे पुर्तगाली भारत में बगल वाले देशों से लेकर भारत में आए थे। तो ये हमारी काली मिट्टी थी। काली मिट्टी को देख लिए, भीगने के बाद गीली हो जाती है और सूखने के बाद इसमें दरार पड़ जाती है। लाल मिट्टी देख लिए, जलोढ़ मिट्टी देख लिए। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी से बस एक फैक्ट आप याद रखिएगा
कि लेटेराइट मिट्टी को हम लोग ईंट मिट्टी कहते हैं, ईंट मृदा, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी से ईंट का निर्माण काफ़ी अच्छा होता है। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाई जाती है, केरल के क्षेत्र में और कर्नाटक के क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा को ईंट मृदा कहते हैं। अगर मरुस्थलीय मृदा का बात करें तो आपको पता है यहाँ पे ये हमारा थार का रेगिस्तान है, जो किस राज्य में है? तो हमारा थार का रेगिस्तान और कहीं नहीं बल्कि राजस्थान के क्षेत्र में है। राजस्थान में अगर इतिहास में चले जाइएगा तो यहाँ पे कालीबंगा क्षेत्र मिलेगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और क्या, यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है। बंगा में युगल समाधान मिला था, अग्निवेदी के प्रमाण मिले थे। ठीक है, तो ये सारी बातें राजस्थान में सबसे खारे पानी का झील है जिसे कहते हैं सांभर झील, राजस्थान में है, जबकि यहाँ पे चिल्का झील उड़ीसा में है। तो खैर मैं मृदा पढ़ रहा हूँ तो मरुस्थलीय मृदा उसी क्षेत्र में होगी जहाँ पे मरुस्थल होंगे। और मरुस्थल किस क्षेत्र को कहते हैं? तो वैसा भूभाग जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम पड़ती हो उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो ये मरुस्थल भूमि राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं पर्वतीय मृदा के बारे में। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और मैं जब आपको पढ़ा रहा था हिमालय तो अच्छे से बताया था कि हिमालय का जो विस्तार हमारा है, अगर हम लोग हिमालय का विस्तार देखें तो हिमालय का विस्तार कुछ इस तरीके से है। इस क्षेत्र से हिमालय गया है, इस क्षेत्र से, और इस तरीके से आया है ऐसे। तो ये हिमालय हमारे कहाँ से आए हैं? तो उत्तर पश्चिमी से आए हैं और पूर्व दक्षिण की ओर प्रवाहित हो गए, और यहाँ से आकर तो दक्षिण की ओर मुड़ गई है हिमालय, है ना। तो पर्वतीय मृदा कहते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ढलान क्षेत्र में, और यहाँ पे शंकु आकार नुमा वन पाई जाती है। सारी मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो पॉइंट हमने आपको कवर किया इस वीडियो में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात था जलोढ़ के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में और काली मिट्टी के बारे में। तो आज इस वीडियो में और ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेने वाला, ये मोर देन सफिशिएंट पॉइंट था। अगर आप नोट कर लिए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लाइक भी कर ही दीजिएगा। और एक बात, मैं इस पे MCQ भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको अच्छे से पता चल सके कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कितने मैच करते हैं। या अगर आपके पास फुर्सत हो, फ्री हो आप, तो YouTube पे किसी भी चैनल पे जाके मृदा का MCQ आप ढूंढ के देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लगभग 90% तो सॉल्व कर ही दोगे, इवन 95% सॉल्व कर दोगे। तो BSSC का एग्ज़ाम भी है, दरोगा का एग्ज़ाम भी है, लगे रहिएगा जोर शोर से। मैं भी कंटिन्यू वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं, आज यहीं तक, धन्यवाद।